गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस में। आज 5 मार्च को कौन कौन सी प्रमुख आर्टिकल आई है सबसे पहले हम लोग देखते हैं। पहली आर्टिकल जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे कि गल्फ कंट्री किस तरीके से हेल्प कर सकती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी से अब तक की पूरी प्रक्रिया को देखेंगे कि गल्फ कंट्रीज पहले हमारे कितने क्लोज हुआ करते थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि गल्फ कंट्रीज हमसे दूर हो गए, उसके बाद अब फिर से जो है गल्फ कंट्रीज जो भी हैं वो हमारे नज़दीक आते जा रहे हैं, और वो एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंस पे भी डिपेंड करती है। उनको भी हमारी ज़रूरत है और हमें भी हम उनकी ज़रूरत है। तो इन सब के बीच हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान कहां पर खुद को पाता है और क्यों जो है गल्फ कंट्रीज एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल आ जाए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें जो है पॉलिटिकली एलिनेटेड है, और हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कि नए पॉइंट्स किसी में नहीं है तो हम लोग उसको स्किप करेंगे। जैसे कि एक आर्टिकल आया कि एज वी सेलिब्रेट द ब्रेव, ये जो है स्वामी अग्निवेश के द्वारा लिखा गया। उस आर्टिकल में इन्होंने बताने की कोशिश की है कि हम लोग जब ब्रेव को याद करते हैं तो हम लोग हमेशा सैनिकों की शहादत के बारे में याद किया जाता है, लेकिन कहीं हम उतने ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कौन, जो हमारे किसान लोग भी प्ले करते हैं। एक जो होते हैं बॉर्डर पे हमारी लाइफ को सस्टेनेबिलिटी के लिए वहां पर खड़े होते हैं, तो वहीं पर किसान जो है हमें जो है क्या करते हैं, फीड करते हैं, हमें हमारे भोजन की आपूर्ति वही पहुंचाते हैं। तो उनकी भी सुसाइड रेट जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उस ओर भी हमारी ध्यान जानी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए। और इसके अलावा भी जैसे माताएं, जिस ब्रेव के बारे में हम लोग बातें करते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज पे खड़े होते हैं, तो जो माताएं उनको जन्म देती है और जितने पेन एंड एगनी में वो मतलब उस दौर में गुजरती हैं, तो उस पेन एंड एगनी को भी हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। इन सब बातों की इसमें बताई गई है। इसके अलावा जितने आर्टिकल्स हैं उसमें अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो डिमांड रेज किया जा रहा है कि कितने वहां पर आतंकवादी मारे गए, हमला कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से नहीं कनेक्ट होती है, तो हम लोग उसको स्किप करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आप वीडियो देख रहे हो वो उसके पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/today@click पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आपको वहां पर और भी ज्यादा स्टडी मटेरियल्स और यूपीएससी से रिलेटेड जो भी कोचिंग मटेरियल्स हैं वो सब चीज वहां पर उपलब्ध हो जाएंगे। अब देखो, इस आर्टिकल में समझने से पहले आप मिडिल ईस्ट को समझने की कोशिश करो मैप के तरीके से। तो ये जो मिडिल ईस्ट है, ये पूरी की पूरी कंट्री जो आप दिख रहे हो, ये कौन है, ये एक इस्लामिक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। इसमें से ज्यादातर कंट्री 90% से ज्यादा कंट्रीज कौन है, जो कि प्रो इस्लामिक कंट्रीज हैं। हाँ, इनमें अपनी भी प्रॉब्लम्स है, कोई सिया है, कोई सुन्नी है, कोई दूसरे तरीके से एक दूसरे से पीड़ित है, लेकिन इन लोगों की क्या है कि सभी के सभी इस्लाम को ये लोग फॉलो करने वाले हैं। अब लेकिन ये जो इस्लामिक वर्ल्ड है ये कैसे इंडिया में अब एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है, उस आर्टिकल को हम लोग देखते हैं। अब इसमें बताया जा रहा है कि गल्फ कंट्रीज डिफ्यूज द करंट टेंशन किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जो एक्सेलरेट होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकवादी को पनाह दे रहा है, आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं और यहां पर निर्दोषों की निर्मम हत्या हो रही है, और उसके विरुद्ध जो है इंडिया ने एयर स्ट्राइक किया, तो अभी पाकिस्तान के होशो हवास उड़े हुए हैं। वो उसके जितने भी एयरबेस हैं सभी बंद कर रखे गए। यहां तक की स्थिति आ गई है कि एक टायर भी वहां पर फटता है तो लोग सोचते हैं कि इंडिया ने अटैक कर दिया। तो इन सब के बीच ये जो टेंशन है इसको कौन खत्म करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, गल्फ कंट्री। और वो कैसे, क्योंकि अगर आप पास्ट को देखो तो मेनी पार्ट्स ऑफ द गल्फ एंड द मिडिल ईस्ट जो थे वो किसके ज्यादा अट्रैक्टेड थे, वो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी पे ज्यादा अट्रैक्टेड है। और इसके कारण मैंने भी आपको बता रखा है, क्योंकि पाकिस्तान का बनना ही इस बेसिस पे हुआ था कि हम लोग मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री बनाएंगे, और जब मुस्लिम के लिए एक अलग कंट्री बनी तो ये लोग मुस्लिम वर्ल्ड से, इस्लामिक वर्ल्ड से जाकर कनेक्ट हुए, और कनेक्ट होने के बाद क्या बताया कि यहाँ पर हिंदुस्तान में मुस्लिमों को सही रिस्पॉन्सिबिलिटी, सही जो है रेस्पेक्ट नहीं
मिलती है, और जो उसके अलावा भी उन्होंने कश्मीर जैसे इशूज वहां पर रेज करते रहे, और जिस कारण से वो जो है इस्लामिक वर्ल्ड के क्लोज होते गए, और हम लोगों ने इस चीजों पर ध्यान शुरुआत में नहीं दिया। दिल्ली हैज बिगन टू करेक्ट द इम्बैलेंस, लेकिन वो जो इम्बैलेंस पहले क्रिएट पाकिस्तान करने में संभव हो गया जितने भी गलत तरीके से, उस इम्बैलेंस को अब हम लोग कहीं ना कहीं अब ठीक करते हुए दिख रहे। द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट और गल्फ रीजन, मतलब उनको भी हमारी जरूरत है, उनके पास अपनी सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप पूरी मिडिल ईस्ट में देखो तो इंडिया जो है एक बहुत पावरफुल नेशन है, हर क्षेत्र में पावरफुल, इकोनॉमी के बेसिस से भी अगर आप देखो, आर्मी के बेसिस से, नेवी के बेसिस पे, तो हर बेसिस पे जो है एक पावरफुल कंट्री है। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस, जैसा मैंने आपको बताया कि हाँ वो इस्लामिक कंट्री सारी की सारी हैं, लेकिन उनकी अपनी भी प्रॉब्लम है। ईरान के साथ सऊदी अरेबिया नहीं, उस दोनों के बीच एक जो आप कह सकते हो ट्यूनिंग नहीं बैठती। वहां पर टर्की है, वो एक अलग बातें करता है, ओमान और यमन की अलग बातें चलती है, तो उन लोगों में आपस में भी प्रॉब्लम है। तो उस आपस के टेंशन को भी खत्म करना है, और उसके लिए किसकी जरूरत है? उन्हें जो है एक आर्म्ड बेसिस की जरूरत है, जो कि इंडिया से बेटर उन्हें नहीं दे सकता। तो जिस कारण से यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वो सारी कंट्रीज भी जो है इंडिया पर उसी तरीके से आशाएं लगी हुई है कि हम जो है उनकी हेल्प करेंगे। अब थोड़ी और पीछे अगर जाओ तो कॉलोनियल ईरा, मतलब जब ब्रिटिश साम्राज्य हुआ करता था, उस वक्त की बातें हो रही है जब बोला जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्यास्त नहीं होते, एकदम हर जगह जो है ब्रिटिश का ही शासन है। तो उस टाइम ब्रिटिश राज ऑफर क्या करता था? सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ऑफर क्या करता था गल्फ रीजन में। और ये सिक्योरिटी प्रोटेक्शन मतलब क्यों क्या करता था? क्योंकि ये जो ब्रिटिश थे ये डरे हुए होते थे क्या कि सोवियत यूनियन के लोग ना आ जाए, जर्मन नहीं आ जाए, फ्रांस के लोग आकर वहां पर अटैक ना कर दे, तो उनका साम्राज्य जो है छोटा ना हो जाए, जिस कारण से वो लोग क्या करते थे? इन्हें प्रोटेक्शन दिया करते थे। और वो जो वक्त थी कब थी? जब हमारा साम्राज्य अफगानिस्तान से भी आगे हुआ करता था, और उस वक्त जो है कॉमर्स हो गया या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट हो गया, वो सब जो है सभी एक दूसरे से हमारा इंटरलिंक्ड था। और इस रीजन में जो बेस था, क्योंकि ब्रिटिश जो आर्मी थी वो मेनली कहां पर राज कर रही थी? वो इंडिया में कर रही थी। तो बेस स्टेशन कहां था? इंडिया था। द आर्मीज ऑफ इंडिया, जैसे कि आप अगर देखो कि लगातार कुछ ना कुछ वहां पर ऑपरेशन हुआ करते थे, टर्की के कारण हो गया या फिर मिडिल ईस्ट में कुछ ऐसे सिक्योरिटी चैलेंजेस उठ गए, तो 19वीं और 20वीं सदक में जो है इंडियन आर्मी वहां पर जाती थी और सिचुएशंस को कंट्रोल किया करती थी। और वर्ल्ड वार में भी, दोनों ही वर्ल्ड वार में भी इंडियन आर्मी ने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। और मिडिल ईस्ट का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी आर्मी नहीं हुआ करती थी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी इंडियन आर्मी ही वहां पर खड़ी हुई। किसकी तरफ से? ब्रिटिश की तरफ से। लेकिन चीजें चेंज हुई इंडिपेंडेंस के बाद, और उसके बाद क्या हुआ कि सिक्योरिटी रोल जो है वहां पर इंडिया का हट गया। जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि ब्रिटिश क्यों वहां पर सिक्योरिटी दिया करते थे? क्योंकि उनको भी डर था कि वहां जर्मन ना आ जाए, वहां पर जो है सोवियत यूनियन के लोग नहीं आ जाए, तो जिस कारण से वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया करते थे। और जैसे इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश यहां से छोड़कर चले गए, तो इंडिया की अपनी पॉलिसीज थी, इंडिया के पास अपने खाने के लिए भोजन नहीं थे, इलेक्शन करवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो वैसी स्थिति में वो दूसरे कंट्री पर ध्यान कैसे देता? तो वो जो पूरी फोकस्ड अपने आप पर आ गई, और जिस कारण से वहां पर क्या बना? एक हैवॉक बन गया, वहां पर एक वॉइड बन गया, शून्य बन गया कि उनको सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा। और वैसी स्थिति में, क्योंकि नया नया एक स्टेट बना था, कंट्री बना था, जिसका नाम था पाकिस्तान, और किस बेसिस पे बना था? इस्लाम के बेसिस पे बना था, और वो सारी कंट्रीज इस्लामिक वर्ल्ड थी। तो पाकिस्तान जो है ज्वाइंट द एंग्लो अमेरिकन एफर्ट, क्यों अमेरिका के साथ एफर्ट करके उन्होंने सिक्योरिटी जैसे चीजों का वहां पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब आप बोलोगे कि ब्रिटिश के हटने के बाद अमेरिकन क्यों इंटरेस्ट दिखाने लगे? अमेरिकन इसलिए इंटरेस्ट दिखाने लगे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन अब वहां पर इन्फ्लुएंशियल हो जाए। तो उससे पहले सोवियत यूनियन वहां पर आकर कोई हमला करे, उससे पहले क्या करना है? यूनाइटेड स्टेट को वहां पर अपना वर्चस्व बना लेना है। तो इन लोगों की आपस की मतलब मामले थे, कोल्ड वार का उस टाइम का समय था। लेकिन उन सब के बीच पाकिस्तान का इवोल्यूशन पर हम फोकस अगर डालें तो शॉर्ट लिव्ड रीजनल मिलिट्री अलायंस उस वक्त बनती है। मतलब जब हम इंडिपेंडेंस मिलती है इंडिया और पाकिस्तान को, उसके जस्ट बाद जो है सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, और जिसके मेंबर कौन होते हैं? पाकिस्तान होते हैं, ईरान, इराक और टर्की मिलकर बनाते हैं। हालांकि ये बहुत दिन तक नहीं चला, बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अपने अलावा एक्सटर्नल सिक्योरिटी कॉपरेशन में। मतलब अपनी कंट्री के सिक्योरिटी के अलावा भी बाहर के लोगों को भी ये मदद पहुंचा सकता है। ऐसा जो है मैसेज वो
वो पूरे गल्फ रीजन में स्प्रेड करने में कामयाब हो गए। किसके थ्रू? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। और उसके बाद जैसे कि जॉर्डन ले लो, ईरान ले लो, टर्की ले लो, ये लोग भी जो है पाकिस्तान के पूरे सपोर्ट में खड़ी होने लगे। और 1965 में जब इसने इंडिया पे वॉर किया, या फिर 1971 में फिर से पाकिस्तान ने इंडिया पर वॉर किया, तो वैसी इस सिचुएशन में जो है ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज जो है पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े थे। तो मैटर गॉट वर्स इन 1980। उसके बाद 1971 के बाद 1980 का दशक आता है, और उस वक्त क्या होता है, सोवियत यूनियन जो है अफगानिस्तान पर वहां पर आकर काबू पा लेता है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि यहीं से तालिबान बनने की स्टोरीज स्टार्ट होती है, तो अभी हम लोग वापस से उस स्टोरी को आज रिपीट नहीं करेंगे। तो उस वक्त क्या था, 1980s में सोवियत यूनियन आता है और अफगानिस्तान पे पूरी तरीके से काबू पा लेता है। उसके अलावा वहां पर क्या होता है कि गल्फ रीजन ज्वाइंड द पाकिस्तान इन प्रमोटिंग जिहाद अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, क्योंकि जो अफगानिस्तान पे जैसे ही वो कंट्रोल पाता सोवियत यूनियन, और सोवियत यूनियन उस वक्त क्या है, इंडिया का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, तो अब पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है मीट करती है, तो अब पाकिस्तान को लगता है कि नेक्स्ट टारगेट अब मैं हो सकता हूं। इसके अलावा अफगानिस्तान के अलावा जो है सऊदी अरेबिया को लगता है, क्योंकि पूरी मिडिल ईस्ट में सबसे समृद्ध जो है कंट्री मैं हूं, तो सोवियत यूनियन अब जो है मेरे को भी टारगेट बना सकता है। तो इस सब चीजों से बचने के लिए इन्होंने किस चीजों का जन्म दिया? जिहाद जैसे चीजों को जन्म दिया, जो कि पाकिस्तान ने जिसको पूरी ट्रेनिंग दी, सऊदी अरेबिया ने फंडिंग की, और अमेरिका ने क्या दी? आर्म्स एंड एम्युनिशंस दी। और इस कारण से भी पाकिस्तान जो है उसके बहुत प्रिय देश बनते चले गए। और इंडियाज एनर्जी एंड इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो थी वो उस वक्त भी, हम ऐसी वक्त नहीं कि पहले से हमारे पास पेट्रोल पंप के बहुत खदान हुआ करते थे, तो क्रूड ऑयल तो हमेशा हम जो है इंपोर्ट ही करते रहे। और उस वक्त जो है हमारे सबसे एक आप कह सकते हो खास तौर पर दोस्त थे, वो थे सद्दाम हुसैन। लेकिन सद्दाम हुसैन भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लिया और कुवैत को इन्वेड कर दिया 1990 में। और 1990 में जब कुवैत को इन्वेड किया तो उस वक्त मोस्ट ऑफ द कंट्री जो है पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ी थी। और क्योंकि अमेरिका के साथ खड़ी है, और तो उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान में बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, तो जिस कारण से भी इंडिया को भी अपना स्टैंड लेना था, लेकिन इंडिया ने अपना स्टैंड नहीं लिया, इन्हें किसी को सपोर्ट नहीं किया। और हम आपने जैसे एक मूवी भी देखी होगी कि जिस तरीके से अक्षय कुमार सभी को एयरलिफ्ट करते हैं, तो कुवैत से हमने अपने अपने जो लोगों थे उसको वहां से हटाने पे ज्यादा ध्यान दिया, ये बजाय इसके कि हम जो है किसको सपोर्ट करेंगे और किसकी तरफ से हम लोग आर्मी भेजेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, बाबरी मस्जिद जैसे यहाँ पर चीज होने लगे, और कश्मीर वैली में टेंशन क्रिएट होने लगा, और ये सब चीजें लेकर जो है पाकिस्तान सभी को सुनाने लगा कि मुस्लिम जो है वहां पर सेफ नहीं है, और मुस्लिमों के प्रोटेक्शन जो है हमारी दायित्व है। और ऐसे झूठे प्रोपेगेंडास जो है पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में स्प्रेड करने लगा। उसके बाद क्या होता है, 1998 का दशक आता है। उस वक्त जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक एटॉमिक पावर बन जाती है, और एटॉमिक पावर बनने के उसी इर्द गिर्द दौरान जो है कारगिल पर फिर से वार कर देता है पाकिस्तान। अब ये जो कारगिल का क्राइसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइसिस था। क्यों? क्योंकि उस टाइम वहां के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नवाज शरीफ। वहां के आर्मी के चीफ कौन हुआ करते थे? परवेज मुशर्रफ। बाद में परवेज मुशर्रफ जो है पाकिस्तान के चीफ बन जाते हैं। लेकिन उन सब के बीच देखो, जब ये कारगिल की क्राइसिस हो रही थी, तो वहां पर सऊदी एम्बेसडर जो है एक बहुत इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं, और उनका नाम है बंदर बिन सुल्तान। और ये क्या करते हैं, वाशिंगटन मतलब व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग फिक्स करते हैं। किसका? पाकिस्तान और बिल क्लिंटन, यूनाइटेड स्टेट के जो उस वक्त के प्रेसिडेंट हैं। और दोनों के बीच मीटिंग फिक्स होने के बाद वो समझाया जाता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को वापस से जो है शांति प्रक्रिया वहां पर बहाल की जा सके, और पाकिस्तान जो कि बाहर निकल चुकी है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है क्रॉस करके इंडिया में घुसने की चाहत रख रही है, उसे जो है वापस आ जाना चाहिए। और ये बातें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाती हैं। और उसके बाद कारगिल का वॉर जो है इसी मध्यस्थता के बाद जो है विराम पर आ जाता है। आफ्टर कारगिल फिर क्या होता है कि एनडीए ब्रॉट अस सेल्फ न्यू कॉन्फिडेंस एंड इंटेंसिटी। अब क्योंकि हम जो है उस वक्त मतलब जीत के कगार पर थे,
हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर जो है पाकिस्तान पीछे हटा, और जो है सऊदी अरेबिया क्योंकि मध्यस्थता करके पाकिस्तान को ही समझाया, यूनाइटेड स्टेट भी जो है पाकिस्तान का उस वक्त साथ नहीं दिया। तो वो जो मतलब एरा कह सकते हो, उस वक्त इंडिया जो है सभी के नज़र में था और सभी इंडिया की ओर देख रहे थे कि हाँ एक जो है बहुत एक ग्रोइंग पावर उभर कर उस वक्त निकल रहा था, और इंगेजमेंट विद द गल्फ एंड मिडिल ईस्ट। और उसी वक्त जो है हमारी मिडिल ईस्ट से और गल्फ कंट्री से इंगेजमेंट है एक नए दौर पे आ जाती है। और उस वक्त के हमारे फॉरेन मिनिस्टर होते हैं जसवंत सिंह, और वो सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर होते हैं जो कि सऊदी अरेबिया को विजिट करते हैं 2000 में। सऊदी अरेबिया विजिट करने के बाद का मतलब क्या हुआ कि एक वहां पर हम जो है अपने स्ट्रेटेजी को लेके जाते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके जाते हैं, और उनके अकॉर्डिंग जो है जो भी बीच में कॉमन बातें होती हैं उस पर हम लोग जो है एग्रीमेंट होते हैं। और ये सारी बातें 2000 से लेकर 2019 का अगर दौर देखो, यूपीए की गवर्नमेंट आती है, उस वक्त भी सऊदी अरेबिया और मिडिल ईस्ट से हमारी रिलेशन बहुत अच्छी होती जाती है। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार इतनी बार विजिट कर गए उस पूरी इस्लामिक रीजन में, तो हमारी जो रिलेशनशिप थी एक फ्रेश मोमेंटम पर आ गई, एंड द हाउस ऑफ साउथ इज बिकम ए वैल्यूएबल पार्टनर फॉर द दिल्ली। और अभी अभी आपने देखा कि वहां के जो प्रिंस सलमान थे वो इंडिया को विजिट करते हैं, और इंडिया को विजिट करने के बाद मीडिया में ऐसी न्यूज भी चलाई जाती है कि अभी हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन थे जिसे पाकिस्तान ने पकड़ लिया, तो वो यूएई और सऊदी अरेबिया का उसमें बहुत अहम रोल था प्रेशर क्रिएट करने में। तो इन सब के बीच अब हम देखते हैं कि इंडिया का जो रोल है वो इस्लामिक वर्ल्ड अब समझ रहा है, और पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ता जा रहा है। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज थी वहां पर गई, सारे इस्लामिक कंट्रीज को वहां पर एज ए गेस्ट ऑनर पर अपनी स्पीच दी, और पाकिस्तान जो है इसको क्या किया, बाइकआउट किया। क्यों? क्योंकि वो इंडिया का हमेशा वहां पर रोक कर रखा था, इंडिया को कभी भी इस्लामिक वर्ल्ड को बोलने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं दिया। तो उन सब के बीच पाकिस्तान खुद को बाइकआउट करता है और इंडिया की वहां पर एंट्री होती है। तो ये एक बहुत क्रूशियल जंक्चर है जिसे हमें बहुत ही बेहतर तरीके से हैंडल करना है, जो कि एक मिडिल ईस्ट में एक नए एरा, एक नए दौर को शेप दे सकती है। और उसको लीड करने वाला कौन उभर कर आएगा? इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर बन सकता है। तो थैंक यू, आज के एडिशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।